दिल्ली में सियासत का एक नया मुद्दा बना है। निजी स्कूलों में फीस की जो मनमानी को लेकर कानून बनाया है, इस पर पक्ष और विपक्ष किस तरह से आमने सामने है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे क्योंकि सवाल दिल्ली का है। देखिए, निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने वाला कानून अभी लागू नहीं किया जाएगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी है। दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 2025 शैक्षणिक सत्र 2025-26 में लागू नहीं किया जाएगा। दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस तय करने वाले कानून के अटकने से अब अभिभावकों का इंतजार और भी बढ़ चुका है। अब ये पूरा मामला क्या है, इस पर किस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, पहले इस पर आधारित एक रिपोर्ट देखिए, फिर विस्तार से चर्चा करें। दिल्ली की रेखा सरकार दिसंबर 2025 में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी तरीके से फीस बढ़ाने पर रोक लगाने के लिए दिल्ली स्कूल एजुकेशन कानून लेकर आई थी। अब तक माना जा रहा था कि ये कानून इस साल प्राइवेट स्कूलों पर लागू हो जाएगा और पेरेंट्स को मनमाने ढंग से बढ़ाई जा रही फीस से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गई है कि ये नियम इस साल लागू नहीं होगा। यानी निजी स्कूलों की मनमर्जियों के आगे अभी पेरेंट्स को राहत के लिए और इंतजार करना होगा। दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस से जुड़ा कानून इस साल लागू नहीं होगा। ये कानून साल 2025-26 के शैक्षणिक सत्र में लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कानून को जल्दबाजी में लागू करने पर चिंता जताई थी। दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है, दिसंबर 2025 में अधिसूचित ये कानून चालू शैक्षणिक वर्ष में प्रभावी नहीं होगा। इस कानून का मकसद निजी गैर अनुदानित स्कूलों की फीस को नियंत्रित करना है। इसमें फीस संरचना को पारदर्शी बनाना दिल्ली सरकार का मकसद है। मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने और अभिभावकों को राहत देने के प्रावधान है। इस मामले पर दिल्ली आपके प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली की मिडिल क्लास को बड़ा धोखा मिला है। बीजेपी सरकार का तथाकथित मास्टर स्ट्रोक एक्ट जो प्राइवेट स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था, दिल्ली के मिडिल क्लास पेरेंट्स के साथ एक बड़ा फ्रॉड साबित हुआ है। इन हालातों को देखकर हुक्मरानों से दिल्ली वासी कुछ सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी से कितनी राहत? क्या दिल्ली में फीस तय करने वाला कानून लटका? फैसला लागू नहीं तो क्या निजी स्कूलों की चलेगी मनमानी? दिल्ली में अभिभावकों को कब तक करना होगा इंतजार? क्या अभिभावकों को मिल पाएगी राहत? क्या निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक? क्या निजी स्कूल संचालकों पर बन पाएगा दबाव? क्या फीस तय कर पाएगा स्कूल फीस की सीमा? अब दिल्ली की रेखा सरकार ही बताए कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने वाले मास्टर स्ट्रोक इससे राहत की उम्मीद का इंतजार कर रहे अभिभावकों को और कब तक राहत मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा का रुख करने से पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं और इन सवालों के जवाब तलाशें। सवाल ये कि क्या दिल्ली में फीस तय करने वाला कानून अटक गया है? सवाल ये भी कि फैसला लागू नहीं तो क्या निजी स्कूलों की जो मनमानी है वो जारी रहेगी? और सवाल ये है कि दिल्ली में अभिभावकों को कितना और इंतजार करना होगा? ये बड़ा सवाल है क्योंकि जो ये कानून बनाया गया है इसका उद्देश्य है जो निजी स्कूलों की जो मनमानी थी, मनमानी फीस बढ़ाई जा रही थी, इन सभी चीजों पर लगाम लगाने की। लेकिन अब जब ये जो स्पष्ट कर दिया गया है कि इस एकेडमिक सेशन में ये कानून लागू नहीं होगा बल्कि 2026-27 से कानून लागू होगा, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या जो ये फैसला लागू नहीं होने से इसे मान लिया जाए कि निजी स्कूलों की मनमानी इस साल तो चलेगी ही चलेगी। इसके अलावा दिल्ली में अभिभावकों को आखिर कितना और इंतजार करना होगा? आपको बता दें कि फीस तय करने वाला ये कानून था, रेखा सरकार की ओर से पहले इसे पटल पर रखा गया, इसे मंजूरी मिली। इसका उद्देश्य ये था कि दिल्ली के जितने भी निजी स्कूल हैं वो फीस से जुड़े हुए जितने भी इजाफा करते हैं उस पर एक लगाम लगाई जाए, यानी कि नियमों के और तय मानकों के अनुसार ही फीस में बढ़ोतरी की जा सके। लेकिन ये जो कानून है साल 2025 और 26 यानी कि इस एकेडमिक सेशन की अगर हम बात करें, इस एकेडमिक सेशन में लागू नहीं होगा।
इस पूरे मामले में चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कानून को जल्दबाजी में लागू करने की चिंता जताई थी और अब जब इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हमने सिर्फ इस बात को लेकर चिंता जताई थी कि जल्दबाजी में इसे लागू किया जा रहा है। अब जब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ये 2025 और 26 में लागू नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में संतुष्टि जाहिर की है। दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दरअसल बताया गया था दिसंबर 2025 में अधिसूचित ये कानून चालू शैक्षणिक सत्र में लागू नहीं होगा और आज एक बार फिर से इस पूरे मामले में सुनवाई हुई, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि इस कानून का मकसद निजी गैर अनुदानित स्कूलों की जो फीस है उसको नियंत्रित करना है। इस पूरे कानून का जो उद्देश्य है उसके पीछे देखिए, जिस तरह से हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी बता रहे हैं कि ये जो कानून है ये फीस तय करने वाला कानून है, लेकिन इस बार लागू नहीं होगा। लेकिन इस पर देखिए निशाना भी साधा गया है। आम आदमी पार्टी के तरफ से जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निशाना साधते हुए इसे दिल्ली वासियों के साथ मिडिल क्लास के साथ खासतौर पर धोखा बताया है। कहा है कि बीजेपी सरकार का तथाकथित मास्टर स्ट्रोक इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने क्यों किया है, क्योंकि इसे जब बिल को पास कराया गया था, कानून बनाया गया था, तो इसे कहा गया था कि एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा और इसीलिए सौरभ भारद्वाज ने मास्टर स्ट्रोक शब्द का जिक्र किया है कि मास्टर स्ट्रोक एक्ट जो कि प्राइवेट स्कूलों की फीस को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था, लाया गया था, वो मिडिल क्लास के साथ एक बड़ा फ्रॉड साबित हुआ है। और चलिए अब इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। राहुल आर्यन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। और विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और शुरुआत विपिन जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर। देखिए जिस तरह से सुनवाई भी होती है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमें चिंता इस बात की थी कि ये कहीं जल्दबाजी में लागू तो नहीं हो रहा है। एक पहलू ये हो जाता है कि जल्दबाजी में लागू किया जा रहा है तो इसका जो फायदा मिलने वाले बेनिफिट की जगह इसके डिसएडवांटेज जरूर देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ अब जब ये चीजें स्पष्ट सामने आ गई हैं कि इस बार इस एकेडमिक सेशन में ये लागू नहीं होगा, तो इस पर सियासत भी हो रही है, बयानबाजियां भी हो रही हैं। आप इसे विस्तार से समझाइए कि किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए और राजनीति और सियासत बयानबाजी जितनी हो रही है वो कितनी सही है और कौन सही। धन्यवाद दीपिका जी। देखिए मुद्दा काफी गंभीर है, ज्वलंत है, क्योंकि इसका वास्ता सीधा बच्चों से है और जो बच्चों के माता पिता है, क्योंकि अगर फीस को लेकर मनमानी होती रहेगी, प्राइवेट स्कूल अपने सहूलियत के हिसाब से एक समय रहते वो लोग फीस बढ़ाते रहेंगे, तो निश्चित बात है इसका असर एक आम आदमी के बजट पे होगा। और ये जरूरी बात है, एक तरफ हम बात करते हैं कि शिक्षा से ही राष्ट्र निर्माण होगा, बच्चों पे ही देश का भविष्य टिका है, ये एक बात है। देखिए दो पहलू है इसमें, मैं संक्षेप में बोलना चाहूंगा क्योंकि ये आज की चर्चा में हमें सारे पहलुओं को मद्देनजर रखना पड़ेगा। पहली बात है कि इस कानून की जो या संशोधन की बात करें वो अति आवश्यक था यहाँ पर, क्योंकि एक रिवायत सी चलती आ रही थी यहाँ पर और दिल्ली में, खास तौर पर राजधानी में, क्योंकि अगर राजधानी में ये प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करते रहेंगे तो अपने आप में आप समझ सकते हैं क्या संदेश जाएगा बाकी प्रदेशों में, पूरे देश में। तो यहाँ पर सरकार की सोच अच्छी है, मैं रेखा गुप्ता सरकार की बात करूं, मंत्री आशीष सूद की बात करूं, सोच अच्छी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम अब न्यायालय की न्याय प्रक्रिया की बात करें कि उन्होंने क्या, उनकी सोच क्या रही होगी, देखिए उनके जो दिशा निर्देश है, फैसले है, उसको तो आपको सर्वोपरि मानना पड़ेगा। एक अंग्रेजी की कहावत है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, कि यहाँ पर जो एक दलील दी गई है कि जल्दबाजी में कहीं ऐसे ना हो कि फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा हो जाए। तो जो बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूं, तो मैं ये समझता हूं कि ये क्या पता इसके पीछे जो वजह है और कि जो अभी ये इस समय पेच फंसा हुआ है और एक तरह से अभी ये कानून लागू नहीं होगा, तो ये इसके पीछे ये भी सोच हो सकती है कि क्या पता कुछ लैकुनेस है
और शुरुआती में हर एक कानून में कुछ ना कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स आती है, दिक्कतें आती है शुरुआती दौर में। फिर जब उस पे अमल होता है, फिर धीरे धीरे लोगों को भी समझ आता है, तो वो उन दिक्कतों को, लैकुनस को दूर किया जा सकता है। और ये होता है, ये ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है, लेकिन जरूरी बात है, क्योंकि आज की आपका जो चर्चा आपने रखी है, क्या ये जब इस पे पेच फंस गया है तो क्या प्राइवेट स्कूल बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा कि अपनी मनमानी करेंगे? ये गौरतलब होगा, क्योंकि यहां पर अगर ये दोबारा मनमानी करते हैं तो मुझे लगता है बहुत गलत संदेश जाएगा। और जितने भी बिल्कुल विपिन जी, मैं इस पहलू पर भी आऊंगी, क्योंकि शुरुआत में तो ये समझना जरूरी है कि अभी जो हुआ है वो किस तरह की क्या स्थिति, आगे का क्या रहेगा पूरा, लेकिन यहाँ पर ये भी समझना जरूरी होगा कि इसके आफ्टर इफेक्ट इस एकेडमिक सेशन में कैसे पड़ेंगे, जिस मुद्दे को आप उठा रहे हैं। मैं इस पर भी आपसे आगे रिएक्शन लूंगी, लेकिन पहले छोटे छोटे रिएक्शन मैं सबसे लेना चाहूंगी। आदेश भारद्वाज जी, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? एक तरफ इस एकेडमिक सेशन में ये कानून लागू नहीं होगा, अगले साल लागू होगा, तो क्या आप भी मानते हैं कि इसके बाद जो निजी स्कूल हैं वो इस साल तो एटलीस्ट मनमानी कर सकते हैं अपनी? दीपिका जी, सच्चाई ये है कि ये एकदम काला कानून था। हमने इसके खिलाफ दिल्ली विधानसभा का, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, हमने विधानसभा का घेराव किया था और सरकार को चेताने का प्रयास किया था। उस वक्त ही कुछ जो है RWA पेरेंट्स एसोसिएशन ने जो है, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को मिली थी और अपना ऐतराज दर्ज कराया था और बाद में कोर्ट में भी गए थे। तो सच्चाई ये है कि सरकार कहीं ना कहीं स्कूल माफियाओं के आगे घुटने टेकती है, उनसे मिली हुई है और उनको लाभ पहुंचाने के लिए टीचर्स की, पेरेंट्स की, सबकी अनदेखी की और इस तरह का काला कानून जल्दबाजी में लेके आए, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है। सरकार कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनाव से पहले दिल्ली के लोगों के लिए लुभावनी बातें करते थे, स्कूल एजुकेशन को सुधारने की बात करते थे, इनकी करनी और कथनी में अंतर है, उसी का ये परिणाम है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि 1998 के अंदर जब हमारी सरकार कांग्रेस की बनी तो 8,03,040 बच्चे दिल्ली में सरकारी स्कूलों में थे। 2013 तक हमने उस संख्या को बढ़ा के 15,74,919 तक पहुंचाया था। तो ये हमारा कमिटमेंट था बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ और दिल्ली के लोगों के साथ कि हम शिक्षा को कैसे सुधार सकते हैं। तो सरकार जो अगर चाहती है कि इस दिशा में उसने काम करने हैं तो बड़े सहज तरीके से कर सकती है। हमने गरीब बच्चों को भी अच्छे स्कूलों में पढ़ सके और तो उसके लिए EWS लेके आए थे। आदेश जी, आप लोगों ने किया था, आप लोगों की योजनाएं थी, ठीक है, लेकिन आप इस पर जवाब दीजिए पहले कि क्या पिछले की सरकार बनी तो 33,212 EWS की सीटें थी, जो सरकार ने 29,706 भरी। लगभग 3,500 से ज्यादा बच्चों के मौके को इन्होंने उनसे छीन लिया जो है। और उसके बाद SDMs और बाकी डिपार्टमेंट्स को कहा गया कि EWS के सर्टिफिकेट ना बनाए जाए। ये इनकी सोच है, ये देश का, ये दिल्ली के बच्चों का और पेरेंट्स का दुर्भाग्य है। ये अंतर है इनके करनी और कथनी में। ठीक है। राहुल जी, सौरभ भारद्वाज का तो ट्वीट भी आ गया जिसमें उन्होंने कह दिया कि दिल्ली की जनता के साथ ही फर्जीवाड़ा किया गया था और इस कानून को तो लेकर पहले भी आप लोग हमलावर रहे हैं। आज एक बार फिर से उन्होंने कड़े अंदाज में ये कहा है कि ये साबित हो गया है कि एक फ्रॉड था। दीपिका जी नमस्कार। देखिए, इसमें आपको पूरी टाइमलाइन को समझने की जरूरत है। दिल्ली में जब नई सरकार आती है और जैसे ही नई सरकार आती है, एक एक करके दनादन स्कूलों की फीस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। मिनिमम 20% से लेकर 80% तक स्कूलों के फीस बढ़ाए जाते हैं। और तब सरकार आनंद फानंद में कहती है कि अब हम इस पे बिल लेकर आएंगे। अप्रैल से के समय से लेकर जुलाई तक जानबूझकर इस बिल को लटकाया गया। फिर कहा गया कि नहीं, अब हम अध्यादेश लेकर आएंगे और अध्यादेश से इसको लागू करेंगे। वो भी नहीं हुआ। जब एक कानून का शक्ल लिया तो अब कोर्ट में सरकार का सॉलिसिटर जनरल ये स्टैंड लेके आ रहा है कि भाई ये जो कानून है वो बढ़े हुए फीस को वापस नहीं कराएगा, इस सत्र पे लागू नहीं होगा। तो दरअसल ये दिल्ली के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। मजाक इस संदर्भ में भी है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद के साथ देखा था
कि वो आएगी और कुछ करेगी, लेकिन उन लोगों को ही भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया। दिल्ली ने पहली बार देखा कि डीपीएस और ऐसे स्कूलों के गेट पे बाउंसर तैयार किए गए, बच्चों को बंधक बनाया गया, फीस की वसूली हुई। और इसी दिल्ली ने पहली बार देखा कि तपिश की गर्मी में लोग जंतर मंतर पर, मिडिल क्लास के लोग स्कूल प्रबंधन और दिल्ली सरकार के खिलाफ आए थे। अगर आपको याद होगा 2018 में इन स्कूलों ने, लगभग 195 स्कूलों ने, निजी स्कूलों ने दिल्ली में फीस बढ़ाने का काम किया था। तब उस समय के शिक्षा निदेशालय ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद स्कूलों को नोटिस भेजा और 128 स्कूलों ने को फीस वापस लेना पड़ा था। जिन स्कूलों ने नहीं लिया उनको भी शोकआउट नोटिस भेजकर उनसे भी जवाब तलब की गई। बीजेपी की गवर्नमेंट आते ही 20 से 80% स्कूलों के फीस बढ़े और ये नया कानून किसी भी प्रकार के फीस वापसी का कोई प्रावधान नहीं करता। और ये बात अब आज जाके सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने भी कह दिया कि ऐसा कोई भी प्रोविजन इसके अंदर नहीं है। दरअसल हम शुरू से ही कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के द्वारा ये जो कानून लाया गया है ये स्कूल मालिकों का मददगार है। वो इस संदर्भ में और ज्यादा जायज हो जाता है कि दिल्ली के अधिकांश जो निजी स्कूल हैं वो इन्हीं पार्टियों के नेताओं के, इन्हीं पार्टियों के जो दानदाता होते हैं उनके द्वारा संरक्षित हैं और चलाए जाते हैं। स्कूल फीस बढ़ाते हैं लेकिन मास्टर को सैलरी नहीं दी जाती है। मास्टर्स को आप साइन करा लेते हैं कम पैसे पे, ज्यादा पैसे पे, और फीस देते हैं उनको कम। तो दरअसल जब ये कानून लाया जा रहा था तभी हमने कहा था कि आप चोर दरवाजे से कानून क्यों ला रहे हैं, कानून के तमाम प्रावधान को पब्लिक के बीच क्यों नहीं कर देते। तब के समय में दिल्ली सरकार ने नहीं किया था। हमने ये भी कहा था कि आप इस पे स्टेक होल्डर्स की राय क्यों नहीं मंगा लेते, आप पेरेंट्स की राय मंगा लेते, शिक्षक की राय मंगा लेते, आप विपक्षी पार्टियों की राय मंगा लेते, लेकिन नहीं। सरकार को चूंकि उसकी नियत में ही खोट था, उसको इस तरीके से कानून लाना था, तो उन्होंने जानबूझकर कानून को इस तरीके से बनाया जिससे आज दिल्ली वाले बड़े ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। इस कानून के अंदर ये ऐसे अनेक प्रावधान हैं जो दिल्ली के अभिभावकों के, दिल्ली के शिक्षा के हित के अगेंस्ट जाते हैं। दरअसल पूंजीपति पार्टियों का ये नेचर होता है कि वो सब कुछ बाजार के हवाले छोड़ देती है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेचर के अनुसार काम कर रही है, वो हर कुछ चाहती है कि बाजार तय करे और बाजार में उसके जो लोग बैठे हैं जिनके माध्यम से पैसे और सत्ता और सत्ता से पैसे का खेल होता है, भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है। आज दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी के चरित्र से ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। इस कानून में कुछ भी ऐतिहासिक नहीं है। जब 1973 का कानून दिल्ली के अंदर लागू था तब तो पिछले 11 सालों में दिल्ली के किसी प्राइवेट स्कूलों को 1 रुपए का फीस नहीं बढ़ाया जाने दिया है। आपका एक कौन सा ब्रह्मास्त्र, कौन सा महाअस्त्र आ गया जिसके आते ही स्कूलों के फीस बढ़ने शुरू हो गए और उसमें कोई वापसी का भी प्रोविजन नहीं है, ऑडिट और वित्तीय जवाबदेही की कोई वो नहीं है, खर्च और ब्यौरे का कोई वो नहीं है। आपने जो कानून बनाया उसमें अगर तो बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, बहुत सारे ऐसे वो हैं और उन सबसे बड़ी मंशा के अंदर खोट है। दरअसल ये पूंजीपतियों की जेब भरने का, शिक्षा माफिया के जेब भरने का मतलब आप कह रहे हैं कि अगर इस सत्र में लागू नहीं हो रहा है, आगे भी अगर 26-27 एकेडमिक ईयर में ये लागू होता है तो भी असरदार नहीं होगा कानून। ऑलरेडी 80% तक फीस बढ़े हुए हैं। पहले आप उसको वापस लाइए, पहले आप लाइन तो खींचिए बराबरी की जहां से शुरुआत, ऑलरेडी 80% फीस बढ़े हुए हैं और कानून में कहीं नहीं। अगर 2025-26 के एकेडमिक ईयर में ये लागू नहीं हुआ है, 2026-27 में लागू होता है, सबसे बड़ा तो डर ये है कि पहले ही अभी जिस चीज का जिक्र राहुल जी कर रहे हैं कि पहले इतना ज्यादा इजाफा कर दिया है कि इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा नहीं। 2026-27 में अगर इसे लागू किया जाता है तो भी इसमें कई सारे लूप होल्स वो बता रहे हैं। विपक्ष के नाते तो उनका सवाल वाजिब है, वो उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो दर्शक भी सुन रहे हैं उनको आप विस्तार से बताएं, विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दें और इस कानून को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि साल 2026 और 27 में अगर ये लागू होता है तो तब तक तो स्कूलों की मनमानी चलती रहेगी ना। सर ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, आपका आवाज नहीं पहुंच पा रहा है। जी मिली मेरी आवाज? जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। दीपिका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और उसी के अनुसार, ये गाइडलाइन के अनुसार कोई भी सरकार हो, प्रदेश की हो, देश की हो, उसके अनुसार ही चलना पड़ता है। दूसरी बात ये है, विपक्ष ने कई जगह सवाल उठाए हैं, ठीक है, लेकिन आज ये सारी चीज जो है 3 से 4 मंथ के अंदर अंदर नहीं हुई है। ये सब बड़ी प्लानिंग से था और आप लोगों की वजह से ये सारा काम यहाँ तक पहुंचा है। हाँ, आज शुद्धिकरण की बात है, लोगों का ट्रस्ट है, जनता का विश्वास है। हम कोई भी विधेयक लेकर आते हैं उसका विश्लेषण जरूर करते हैं
और जिस तरह से विपिन जी ने अपनी बात कही है कि मंशा जो है ना सरकार की, मैं नहीं कह रहा, वो स्पष्ट हुई है इसमें मंशा जो है, अगर हमारी मंशा ठीक नहीं होती तो हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाने की जरूरत थी। इसको सरकार के पास जो अधिकार थे उनका यूज नहीं किया हमने। हम एक संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जनता को पारदर्शिता के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर विशेष रूप से, जिससे दिल्ली वंचित रही है, लंबे समय से रही है, और अब दिल्ली को एक उम्मीद भी जगी है। दिल्ली में जो भी काम हमने इतने कम समय में किए हैं वो सब चीज प्रत्यक्ष में है। आप उसमें शिक्षा चीज है, दिल्ली की शिक्षा की लाइन और लाइंस जो है वो काफी लंबे समय से खराब हुई है। और जिस तरह स्कूलों की स्थिति थी, जिस तरह से सरकार ने कई करोड़ रुपए एक एक कमरे के नाम से लिए थे, वो सब जो है उन्हें सुधारने के लिए पहले तो वहीं आना लाइन पर कोई वो किस तरीके के गड़बड़ घोटाले हैं। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री तक जेल चले, मंत्री तक जेल चले गए, तो बताइए शिक्षा मंत्री ही जेल जा रहे हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। जो हमें आईना दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, हमारे साथी ये सब चीज याद दिला रहे हैं, ये तो आपका काम है विपक्ष में। हम तो कहते हैं पारदर्शिता के साथ जो जो कमी लगे, आप भी सुप्रीम कोर्ट आइए, आप भी एविडेंस के साथ सरकार के खिलाफ आइए। वो तो कह रहे हैं ना कि राय ही नहीं ली है, हमने तो सुझाव दिया था, राय ही नहीं ली है। राहुल जी अभी कह रहे थे कि विपक्ष की सुनते ही कहाँ है। नहीं, ये अच्छी बात है राहुल जी की, उन्होंने सुझाव दिया, हम लें या ना लें ये हमारी मर्जी है। जब हमारे पास विश्व का नंबर 1 लीडर है, हमारे पास 18 करोड़ लोगों की पार्टी है, तो क्या हमें 6 महीने या 2 साल या 10 साल पहली पार्टी जिनका जन्म हुआ और सड़क से माला माल होकर जेल काट रहे, उनकी राय मांगेंगे हम या मानेंगे? बताइए आप, क्या जरूरत है? विपक्ष की तो राय सुननी चाहिए ना देवेंद्र जी। चलिए ठीक है, मैं मानती हूँ कि अगर 10 साल भी आप कह रहे हैं, 10 साल से तो खैर ज्यादा हो गया है, लेकिन ये तो गलत होगा ना। कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस होता है वो आप एक छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और एक बुढ़े से भी सीख सकते हैं। मैं किसी आपको ये मोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि आप आम आदमी पार्टी से सीखिए या कांग्रेस से सीखिए, मैंने सिर्फ आपकी बात पर कहा है कि आपने ये जो कहा ना कि 10 साल, तो ये आपने समझ रहे हैं कि कुछ गलत होगा? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इस पे शालीनता से बोलूंगा। अगर आपको मैं आती हूँ राहुल जी, इसके बाद मैं आती हूँ आपके पास। किसी को कोई चीज शालीनता से दी जाए और जैसा उसका अधिकार है उस अनुसार दी जाए, तो उसे हाथ जोड़कर स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से गलत चीज को थोप कर, पहले इंगित कर कर, किसी को चोर कहकर, और फिर कहते हो कि हमारे रास्ते पर चलो, हम साथ थे, तो मैंने आपको ऐसे ही नहीं कहा। मैं ऐसा प्रवक्ता नहीं हूं बेवजह की डिबेट करने आता हूं। मैं एक चीज, एक शब्द को बोलकर, तोलकर, समझकर बोलता हूं। आप निष्कर्ष निकालिए, हमारे साथ अच्छे विश्लेषक बैठे हैं, बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। आप सरकार की एक एक चीज की जहां जहां कमी है, मुझे कोई डंके की चोट पर इस बात का कोई कभी डर नहीं लगता कि सरकार पर कौन सा क्वेश्चन लगेगा। अगर सरकार की कोई कमी है तो हम उसको, उसी के लिए तो हमारी सरकार है। आज 22 प्रदेशों में हमारी सरकार है, तीसरी बार हम सेंटर में हैं, 140 करोड़ लोग हमारे पीछे खड़े हैं, 90% लोगों का हमें आशीर्वाद मिला, तब हमारी जिम्मेदारी डबल इंजन की सरकार। हम तो चाहते हैं सवाल उठाए जाए, ज्यादा विकास मांगा जाए। हमारी सरकार जिस जिस प्रदेश में जहां जहां बनी है दीपिका जी, वो बहुमत के तौर पर नहीं बनी, विपक्ष का। अब देवेंद्र जी ठीक है, आप लोगों ने कहा कीर्तिमान रचाई, ये सबको मालूम है, और क्या उपलब्धियां हैं वो आज उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ बात जब इस कानून की हो रही है, तो आप सीधे शब्दों में मुझे इस चीज का बस जवाब दे दीजिए कि सवाल यहाँ पर यही उठाया जा रहा है कि 2026-27 से जब ये लागू होगा, लेकिन उससे पहले अभी जो राहुल जी भी कह रहे थे कि 20 से 80% तक अगर किसी स्कूल की फीस में इजाफा हुआ है, तो सोचिए मिडिल क्लास के लिए कितनी बड़ी चोट वाली बात होगी। तो इसका क्या होगा? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसमें यही कहूंगा आपको कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश आया, और इसको सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद सरकार के पास आने दीजिए। सरकार जनता के हित में निर्णय करेगी। निश्चित इस पर विधेयक जो आएगा वो शानदार होगा, विश्लेषण के बाद आएगा। विपक्ष की सलाह तो, लेकिन सरकार सलाह कर और अपनी वर्किंग कमेटी को बैठाकर इस पर जो देश हित में होगा, जो प्रदेश हित में होगा, जो दिल्ली के हित में होगा, वो डिसीजन होगा। ठीक है राहुल जी, सरकार जो जनता है, जनहित है, और इन सभी चीजों को जोड़कर ही कदम उठाएगी, ऐसा देवेंद्र जी जब कह रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए कि दिल्ली की जनता के सामने आप लोग भी ऐसी बात रखेंगे कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। मान लीजिए कि अगर कानून में जिस तरह से बात कही गई है वो स्कूलों में इस तरह की नकेल कसे की एक नजीर पेश हो, तो आप लोगों की बयानबाजियां ही गलत साबित होंगी ना फिर?
देखिए दीपिका जी, हम तो देवेंद्र भाई से सहमत हैं। वो एक लाइन इस कानून में लिख दे या एक लाइन में ये कह दे कि जब तक कानून लागू नहीं होता है, इस जितने भी स्कूलों की फीस बढ़े हैं उसको वापस वहीं पे लाएंगे और कानून लागू होने के बाद नियम के अनुसार से जो होगा होगा। क्या वो इस बात को लिखने के लिए तैयार है कि इस कानून के अंदर लिखा हुआ कि जब तक, या वो इस बात को मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री पब्लिकली एक्नॉलेज करने को तैयार है कि जब तक कानून लागू नहीं होता है या कानून लागू होने की प्रक्रिया में जो फीस बढ़ गए हैं वो फीस को हम वापस कराएंगे और जहां स्कूल में था वहीं से कराएंगे। एक बात है। दूसरी बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार की जो राजनीति करती है उसी का नमूना देवेंद्र जी भाई साहब बता रहे हैं। अहंकार, तिरस्कार और नकार दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया की इसी सबसे बड़ी पार्टी ने किसानों के सामने जाके कहा था कि हमसे भूल हो गई, हमारी गलती हो गई, हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई। दुनिया की इसी सबसे बड़ी पार्टी अरावली के मुद्दे पर, दुनिया की यही सबसे बड़ी पार्टी दिल्ली में कुछ दिन पहले गाड़ियों के तेल न देने के मुद्दे पर, जीएसटी के कितनी बार खिचड़ी बन चुकी है दुनिया की इसी सबसे बड़ी पार्टी की तीन ट्रिपल इंजन सरकार के द्वारा। क्या समझ में नहीं आता कि जीएसटी चीज क्या बची है? तो ये अहंकार नहीं पालना चाहिए किसी को। यही अहंकार एक बार शीला दीक्षित ने पाला था, यही अहंकार एक बार अमित शाह जी ने कहा था कि 2014 के बाद केजरीवाल जी राजनीति में रहेंगे तो उनसे बहस कर लेंगे। वही केजरीवाल गुजरात में जाकर अमित शाह जी से पूछ रहा है, आइए बहस कर लेते हैं। तो अहंकार नहीं पालना चाहिए। जब एक चींटी भी हाथी के सूंड में समा जाती है तो बहुत ज्यादा परेशानी कर देती है। 27 साल की तड़प के बाद सत्ता मिली है। अपने उन लोगों को जिन्होंने बड़े उम्मीद के साथ आपको वोट दिया था उनको ऐसे मत परेशान कीजिए कि मई जून के महीने में जंतर मंतर पहली बार। मुख्य तौर पर आप बताइए कि आप लोग इसका विरोध कर क्यों रहे हैं? मुख्य बातें बताइएगा, टू द पॉइंट। देखिए मुख्य बात नहीं है, मैं आ रहा हूं। इस कानून के अंदर ये लिखने में क्या जा रहा है इस कानून से, या आप मुख्यमंत्री को ये कहने में क्या जा रहा है कि जो फीस अब तक बढ़ी गई है या अब इस प्रक्रिया में जो आगे बढ़ेगी उसको हम वापस करेंगे। फीस फिक्सेशन कमेटी ही फीस बढ़े हुए को तय करेगी, इस प्रक्रिया में कोई फीस नहीं बढ़ाएगा। यानी कि कानून के न होने के वैक्यूम का फायदा उठाकर कोई फीस नहीं बढ़ाएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि फरवरी में सरकार आते ही मई अप्रैल से जून महीने तक 80% तक फीस बढ़ गई? पहले आप फीस को वापस लाइए। अगर आप एक साल और नहीं लागू करेंगे तो 200% तक की फीस बढ़ जाएगी, तो 10 साल तो फीस बढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ऑडिट। आप थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए स्कूलों को क्यों नहीं तैयार करते हैं, जो कि हमने किया था। हमने 2017 में कमेटी बनाई थी और उस कमेटी का काम हमने तय कर दिया था कि आप फीस बढ़े हुए फीस के जस्टिफिकेशन पे विचार कीजिए। वो फीस क्यों बढ़ा है? तो थर्ड पार्टी ऑडिट बहुत जरूरी है। आप खर्च का ब्यौरा दें। तीसरी बात, जो आपने एक क्लॉज रखा है कि इतने पेरेंट्स की सहमति होगी, वो अव्यवहारिक है कि इतने सारे हम पेरेंट्स को इकट्ठा करेंगे और वो फिर पेरेंट्स इतनी 15% के आसपास वो शायद डेटा है, 15% पेरेंट्स होंगे और फिर हम उनको वो शिकायत करेंगे तो फीस के ऊपर विचार हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर 3000 बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे हैं 400, तो लगभग 450 पेरेंट्स की जरूरत हमें पड़ेगी, तब जाके उस पर कंप्लेंट का काम होगा। तो ये जो जटिलताएं हैं उस पर विचार करने की जरूरत है। इसके अलावा इसमें क्या है, लीगल इम्यूनिटी, सिविल कोर्ट से लीगल इम्यूनिटी रखी गई है फी कमेटी की। आप लीगल इम्यूनिटी क्यों दे रहे हैं? अगर वो गलत कर रहे हैं तो लीगल इम्यूनिटी की कोई जरूरत नहीं है। तो स्कूल के टीचर्स की जो सैलरी का एक बहुत बड़ा विषय है, उनसे गलत सैलरी पे साइन करा के उनको गलत पैसे दिए जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। और इसमें जो पूरी कमेटी बनाई गई है, वो पूरा का पूरा जो कमेटी है वो एक तरीके से फीस फिक्सेशन कमेटी जो बनाई गई है वो स्कूल मैनेजमेंट उसकी अध्यक्षता करेगा। तो स्कूल मैनेजमेंट तो कभी जो हेड ही है स्कूल का, और वो भी फीस फिक्सेशन कमेटी को हेड करेगा। तो ऐसे तमाम शर्तें हैं जो हमने बार बार विधानसभा में भी कहा है, बार बार लिख के भी कहा है, प्रेस रिलीज से भी कहा है। एक जिम्मेदार विपक्ष मानते हैं कि हम 1,80,000 वोटों से पीछे रह गए, 1% वोट हमें कम मिला है। हम मानते हैं कि 1 लाख वोट चोरी के भी गए होंगे। चलिए ठीक है राहुल जी, आपके जो तमाम सवाल हैं और जो आपने ये बातें रखी हैं मैं इस पर जवाब लूंगी देवेंद्र जी से, लेकिन इससे पहले मैं विपिन जी का रुख करना चाहूंगी। विपिन जी, अभी जिस वैक्यूम का जिक्र राहुल जी कर रहे थे कि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और हमने देखा कितना ज्यादा इजाफा हुआ है, और भी तमाम टेक्निकलिटीज का उन्होंने जिक्र किया कि ये कमियां हैं और इन कमियों की वजह से इसका विरोध हो रहा है। क्या आप भी मानते हैं कि अब जब ये कानून बन चुका है तो इसमें अभी कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिनका जो असर है और सीधा फायदा स्कूलों को मिलेगा, ना कि अभिभावकों को? देखिए, मैं इस पे अपने विचार रखूंगा क्योंकि मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था कि ये कुछ जरूरी बातें मैं इस चर्चा में लेके आऊं ताकि दर्शकों तक जानकारी पहुंचे। उससे पहले मैं जरूर एक
व्यक्तिगत तौर पे बोलना चाहूंगा। अब ये मुद्दा इतना गंभीर है कि आप देखिए कि मेरा भांजा इस समय जिंदगी की जंग लड़ रहा है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में। वहां पर मेरे को जाना है क्योंकि वो लोग सब इस समय बड़ी एक उम्मीद उनको है मेरे से कि मैं जिस तरह से डॉक्टरों को बोलूंगा, और अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। आप देखिए कि बच्चों से जुड़ा ये मुद्दा है, इसमें 2-3 पहलू हैं जिसको हमें बिल्कुल जिसका संज्ञान लेना चाहिए। कि पहली बात कि 15% पेरेंट्स मतलब माँ बाप जब तक नहीं होंगे और कंप्लेंट में 15% वो आंकड़ा नहीं होता, तो तब तक आप कंप्लेंट वो वैध नहीं मानी जाएगी कि वो किसी न्यायालय में जाए। तो इसके मायने अपने आप है। इसका मतलब है पहले कहां से सारे आप लोगों को इकट्ठा करें, संगठित करें, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि ये कैसे तय होगा कि यहाँ पर जो एक तरफ से तो दलील ये दी जा रही है, अगर हम सरकार की भी बात करें कि यहाँ पर वो जो फीस है उसको फ्रोजन कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जितनी फीस थी उतनी रहेगी। लेकिन साथ साथ इसका दूसरा पहलू ये भी है जिसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए, ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि आपने फीस पहले ही इतनी बढ़ा दी कि आपने आगे नौबत ही नहीं छोड़ेंगे आप, तो इसका मतलब है जेब पे पहले ही मार पड़ चुकी है। तो ये ऐसी तमाम बातें हैं। और यहां पर मैं जरूर संक्षेप में बोलना चाहूंगा, जो यूजीसी के नए नॉर्म्स आए थे वो क्या जरूरत आन पड़ी थी। वो तो देखिए हमारी न्यायपालिका है और हम नमन करते हैं न्यायपालिका को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि हस्तक्षेप कर जो ये फैसला स्टे हुआ। नहीं तो आप खुद समझ सकते हैं कि समानता लाने की बजाय असमानता आ रही थी समाज में, और यहां पर फॉल्स कंप्लेंट्स की तादाद कितनी बढ़ जाती। तो यहां पर ध्यान जाना चाहिए और हम सरकार से ही अपेक्षा करते हैं। हम वो बात उस राजनीति में नहीं पढ़ूंगा मैं आज कि 27 साल का सूखा खत्म हुआ है। यहां पर मैं अगर आईना दिखाने का काम करूं जो एक पत्रकार का धर्म होता है, तो यहां पर तो सवाल आम आदमी पार्टी से भी बनेगा कि आप जो सवाल आप किसान कानून की बात कर रहे थे, मैं आपके साथ खड़ा हूं कि देश का अन्नदाता है। और वहां पर तो देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जब खुद बोला कि जब वापस उन्होंने तीनों कानून लिए और बोला कि तपस्या में कमी रह गई, लेकिन सवाल तो आप पे भी बनता है कि आपकी आबकारी नीति इतनी बढ़िया थी तो रोल बैक क्यों करा आपने। तो वेवर की बात थी 5% से लेकर 12% कैसे पहुंच गया। तो ऐसी तमाम बातें सबको गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। और अंत में मैं ये बोलूंगा कि ये जो आप लोग अगर यहां पर भी संवेदना ना दिखाएं बच्चों के मामले में, फीस जब बढ़ती रहेगी तो ये मुझे लगता है कि फिर आप समाज को, देश को कहां ले जा रहे हैं। और यहां पर हम यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, तो पहले यूनिफॉर्म सिस्टम क्यों नहीं आ जाता। हम जीएसटी की बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, एक नई सुबह का आगाज हुआ है, तो लेकिन साथ साथ यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं होता कि यहां पर जितना ये एक डिस्पैरिटी है, तो ये कोई सोचे कि एक हाई एंड स्कूल्स है तो और कुछ आप उसमें ले, फिर वो तो अपनी मनमानी करेंगे। तो यहां पर मुझे लगता है कि जो ये कानून आया है, कानून अच्छा है, लेकिन पेच और ये घमासान इसलिए जारी रहता है क्योंकि जो चाहे सत्ता पक्ष चाहे विपक्ष एक मंच पे बैठने को तैयार नहीं होते। कम से कम यहां पर बच्चों से जुड़ा जो मुद्दा है, और अगर आप लोग सब रहनुमा हैं और ये दावा करते हैं कि आप चाहते हैं कि देश का भविष्य उज्जवल हो और आप बिल्कुल उस चीज के लिए तत्पर है, तो मुझे लगता है राजनीति छोड़कर आप उसमें लैकुनेस दिखाएं। समय बर्बाद नहीं होना चाहिए और ये कानून जल्दी से जल्द लागू होना चाहिए। इसमें अगर संशोधन करने की आवश्यकता है तो बिल्कुल लैकुनेस दूर कर फिर आप न्यायालय का रास्ता, न्यायालय के पास जाएं। बिल्कुल ठीक है। आदेशवी, क्या आपको और कांग्रेस पार्टी को भी यही लगता है, जिस तरह से अभी राहुल जी तमाम लूपहोल्स गिनवा रहे थे, कमियां आपको इस कानून में नजर आती है और अभी जो घमासान मचा हुआ है इस पर बतौर विपक्ष आप अपनी राय क्या देंगे, क्या सुझाव आपके रहेंगे अगर आप मानते हैं कि कुछ कमी है? दीपिका जी, सच्चाई ये है कि हमने डे का विरोध किया था, जो पेरेंट्स हैं उन्होंने विरोध किया था, और उस विरोध के बावजूद सरकार की कान पे जू नहीं रहेंगी थी। बाद में वो लोग कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी अभी मैटर जो पेंडिंग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको रोक लगाई है, सरकार ने विड्रॉ कर लिया है। तो सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों के हाथ में खेलती है। दिल्ली के बच्चों का रत्ती भर, उनके पेरेंट्स का किस तरह से अपने बच्चों को 25
शिक्षा दिला सके और सब समान रूप से अच्छे ढंग से दिला सके, कहीं ना कहीं सरकार उसका ध्यान बिल्कुल नहीं रखती। हमने राइट टू एजुकेशन बनाया था कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर बच्चा शिक्षित हो, लेकिन सरकार की मंशा ऐसी दिखती है जैसे कि एजुकेशन का प्राइवेटकरण करते हुए जा रही है। सरकार बजट में भी कटौती करती है। अगर आप परसेंटेज में जाएं तो हर साल बजट में कुछ न कुछ कटौती दिखती है। टीचरों की कमी है, बहुत सारी दूसरी खामियां हैं जो समय समय पे इनको अवगत कराया जाता है, लेकिन एक साल के अंदर एक भी कदम सरकार किसी सुधार की तरफ नहीं दिखती, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाए। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है। सरकार को 1 साल हो गया है, तो मैं आशा करता हूं कि सरकार कम से कम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे, उनके पेरेंट्स की तकलीफ को भी देखे, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले उसका बंदोबस्त करे। किताबें हैं वो अपनी मर्जी से बिक रही हैं, यूनिफॉर्म है वो अपनी मर्जी से बिकती है। तो ये सब चीजें सरकार को यूनिवर्सल पॉलिसी बना के करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से कानून बनाया गया था कि 15% यूनिवर्सल पॉलिसी की जब बात कर रहे हैं आदेश जी, आप तो संक्षेप में जोड़ना चाहूंगा। मैं आती हूँ विपिन जी, मैं आती हूँ, 2 मिनट का समय दीजिएगा। तो आदेश जी, सवाल मेरा ये रहेगा कि ये जो कानून है आप इसको नहीं मानते हैं कि इसे एक यूनिवर्सल पॉलिसी के रूप में तैयार किया गया, इसमें लूप होल्स हैं भी? बिल्कुल दीपिका जी, सच्चाई ये कि जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं कहने के लिए लोगों के हित में होते हैं, लेकिन जब वो कानून लागू होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका हित उनको नहीं दिख रहा होता, उन लोगों को उसका लाभ नहीं दिख रहा होता। जैसा मैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका सम्मान करता हूं, उन्होंने किसान कानून गिनवाए, दूसरे और कितने कानून हैं, लैंड एक्विजिशन बिल है, जैसे ये सरकार आई थी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि जो कहीं ना कहीं सरकार जो है पथ भ्रमित दिखती है, लेकिन सच्चाई है कि सरकार ने पथ ही वो ले रखा है, हम उसको पथ भ्रमित, ऐसा नहीं है। सरकार कहीं ना कहीं उन पूंजीपतियों के हाथों में खेलती है और जो भी कानून बनता है उन चंद लोगों के फायदे के लिए बनता है, जिसके कारण दिल्ली के लोग हों, देश के लोग हों, कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैंने शुरू में आपको गिनवाया कि कितने बच्चे 1998 थे, हमने 1 लाख बच्चे हर साल लगभग स्कूलों में बढ़े और 16-17 लाख बच्चे दिल्ली में 2013 तक एजुकेशन लेते थे। आज भी संख्या वही है, लेकिन केजरीवाल जी के समय में भी दिल्ली के अंदर कितने स्कूल बंद हुए, 30 स्कूल बंद हुए। नरेला जोन के अंदर 8 स्कूल बंद किए इन्होंने, साउथ जोन में 6 स्कूल बंद किए, सिविल लाइन जोन में 5 स्कूल बंद किए, केशव नगर जोन में 4 स्कूल बंद किए, रोहिणी जोन में 3 किए, जोन में, और नरेला और नजफगढ़ जोन के अंदर 1-1 स्कूल बंद किया। तो ये दिखाता है कि सरकार किस तरह से लोगों को स्कूलों तक लाती है या उनको शिक्षा देना चाहती है। लेकिन आज तक यही था कि बच्चों को स्कूलों तक लाने का प्रयास करती थी, टीचर वहां पे मुहैया कराया जाता है, लेकिन पिछली सरकार ने भी 30 स्कूल बंद किए 2023-24 के अंदर, 24-25 में जो है। तो ये हालात है इनके जो है, तो कहीं ना कहीं ये जो है दिल्ली के लोगों के साथ छल किया जा रहा है। चलिए ठीक है विपिन जी, आगा है, बोलूंगा पहले रिलीफ बोलूंगा। देखिए क्या कारण था जो ये कंपटीशन एक्ट आया, मैं चाहता हूँ जरूरी ये बात पहुंचे आज दर्शकों तक। ये पहले एमआरटीपी एक्ट हुआ करता था 1969 का, उसके बाद 2002 में कंपटीशन एक्ट बना कि मोनोपोलाइजेशन ना हो, कार्टेलाइजेशन ना हो। और अब तुलना करें, पीछे हमने देखा इंडिगो एयरलाइंस ने क्या बिल्कुल एक तरह से मोनोपोली थी, जिसके कारण कि जब बिल्कुल मास स्ट्राइक्स पे चले गए थे पायलट्स, फ्लाइट्स कैंसिलेशन हुई। नए कानून जो आए हैं वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही थे, जो नए दिशा निर्देश दिए गए डीजीसीए की तरफ से, लेकिन उसके बाद क्योंकि हमारे पास दूसरे विकल्प नहीं थे, आप एक ही एयरलाइंस की मोनोपोली चल रही थी। तो यहां पर सवाल ये पैदा होता है, उसी तरह से स्कूल्स की अगर मनमानी होती रहेगी या आपस में किसी तरह का गठजोड़ हो जाएगा, इसी मनमानी को खत्म करने की बात कर रहे हैं ना, उसकी कीमत किसको चुकानी पड़ेगी? इसी मनमानी को तो खत्म करने के लिए कानून की बात कर रहे हैं ना जी। इसी मनमानी को तो खत्म करने की बात, सोच उस दिशा में जानी चाहिए। और मैं बिल्कुल, हम लोग आशावादी है, देवेंद्र प्रमुख जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और मैं
वाकई में ये समझता हूं, मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि बड़े प्रवक्ता आते हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, ये बड़े अच्छे तरीके से बात रखते हैं, तो जरूर ये आगे बात पहुंचाएंगे जो कमी पेशियां हैं। और सरकार से यही अपेक्षा करी जाती है कि अगर सिस्टम में लैकुनेस है, कुछ कमी पेशी दिखती है, तो उसको दूर कर आप अच्छे तरीके से उसमें सुधार लाएं, रिफॉर्म्स करें, ताकि उसमें अच्छे तरीके से अमल हो पाए, एक आम आदमी का भला हो। ठीक है देवेंद्र जी, अगर मुख्य तौर पर ना हम इसके राजनीतिक पहलू पर जाएं, एक आम आदमी के तौर पर सोचें कि एक मिडिल क्लास फैमिली जिसके घर में 2 बच्चे हैं पढ़ने वाले और वो अच्छे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक से उस स्कूल में 20 से 80% जो आंकड़ा आम आदमी पार्टी कह रही थी, मैं उसी को कोट करती हूँ कि इसका इजाफा कर दिया गया है। अब मेरा सवाल फिर से वही रहेगा, क्योंकि अभी तक जवाब इस पूरे मुद्दे पर सही तरीके से मिल नहीं पाया है। तो जो ये इजाफा किया गया है, आने वाले सत्र में मान लीजिए कि कानून बनते हैं, उन्हें इम्प्लीमेंटेशन करना, बहुत सारी प्रशासनिक तौर तरीके होते हैं, वो आप लोग जानते होंगे और प्रशासन में बैठे लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी गतिविधियों के बीच में जो आम आदमी है उसे नहीं पिसना चाहिए। अब वो क्या होगा, उन मिडिल क्लास फैमिली का क्या होगा जो ये बढ़ी हुई फीस अभी भी दे रहे हैं? अब एकदम से इजाफा हुआ तो उन परिवारों पर तो असर पड़ेगा ही ना। देखिए, मैंने कहा, पहले ही कहा था, बड़ी गहन डिबेट है और बड़ी तार्किक बात इसमें रखनी पड़ती है। तो राहुल जी जो हैं वो मुझसे कह रहे थे कि भाई ये लाइन नोटेड करा दें, तो मैं पहली बात में ये कहूंगा कि जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, जहां हाई कोर्ट हो, वहां सरकारी सेना एक प्रवक्ता इस बात की गारंटी कैसे ले सकता है टीवी पे बैठकर। दूसरी बात, मैं विपिन भाई का धन्यवाद करता हूं। आईना देखिए, मैं हमेशा कोई भी विश्लेषण हो, विश्लेषक जब होता है ना, तो वो हमें कभी विपक्ष को कभी कभार ज्यादा बुरा लगता है। हम पक्ष वाले लोग जो हैं, हमें आदत है सुनने की, क्योंकि हमें सुनाया ही जाता है और हमारा काम भी सुनना ही, और हमारा काम सुनकर उसका जवाब देना, प्रयास करना, लेकिन झूठी बातों पर कभी कभार जो बहस का विषय बन जाता। मैं आदेश भाई की बात का भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक चीज क्लियर की है, ये प्रवक्ता का काम भी होता, अपनी सरकार की उपलब्धि बताई है, हमें आईना बताया, लेकिन पूर्व में जो ताजी जो चीजें हैं, जिन्हें मैं कहने से भी बचना चाह रहा था, डिबेट में काफी समय खराब हो जाता है। विपिन भाई ने भी वो नीति के बारे में जिक्र कर दिया, वो सब चीज आ गई है किसी न किसी रूप में, कि आप लोग जो हैं वो किस तरीके से काम कर रहे थे कि आपने इस स्थिति को छोड़ा ही नहीं है। अगर असली बात कहो तो एक दबी जुबान मुझे कहनी नहीं चाहिए कि हमें भी 27 साल का जिक्र आ रहा है, दिल्ली में राज मिला, लेकिन शीला जी आज हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको नमन प्रणाम भी करता हूं। और दिल्ली के लोग ये कहते थे कि शीला जी के बाद जो है विकास जो है वो तरस रहे हैं लोग, या कोई हमारे यहाँ रोडों की जब बात होती है, क्योंकि दिल्ली में छोटा निवास मेरा भी है, वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, बागपत काम करता हूँ, यहाँ की राजनीति करता हूँ, लेकिन दिल्ली के बारे में मुझे नॉलेज है। आदेश भाई के साथ मेरी इंडिया न्यूज में 1-2 साथ डिबेट भी हुई है बैठ के हम लोगों की, तो हम एक दूसरे को सब जानते हैं, आपस में सारी प्रवक्ताओं की बात होती है, लेकिन जब सच्चाई की बात है तो स्वीकार करिए। मैं आपको सिर्फ इतनी गारंटी दे सकता हूं, ये सरकार बदली है, दिल्ली का मिजाज भी बदलेगा, दिल्ली की हालात भी बदलेंगे, चाहे शिक्षा हो, पानी हो, सड़क हो, नाली हो, और सबसे बड़ी बात कहता हूं कि कानून व्यवस्था जो पिछले कुछ दिनों से इतनी भयानक होगी जितनी बिहार और यूपी की नहीं होती। देवेंद्र जी ये बताइए, अभी तो मैं मान लीजिए फिलहाल तो ये कानून जो है, ठीक है, आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उस पर भी चर्चा कर लेंगे, और अच्छी बात है अगर देश की राजधानी की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात की जा रही है और उसे मजबूती की दिशा में बढ़ाया जा रहा है, तो ये सबके लिए अच्छा होगा। लेकिन जब आज हम इस कानून पर बात करें शिक्षा से जुड़े हुए, तो यहाँ महत्वपूर्ण पहलू ये हो जाता है, और मैं आपसे चाहूंगी भी कि आप हमारे दर्शकों को भी आश्वस्त करें कि अभी तो ये अधर की स्थिति में है कि ये कानून लटक गया है, तो क्या इसका फायदा निजी स्कूल अभी उठा पाएंगे जो आने वाला समय है? अगर नहीं तो इसके लिए आप लोग क्या प्रावधान कर रहे हैं, ये बताइएगा स्पष्ट शब्दों में। देखिए, मुझे बचने की हालत यूं नहीं है, पिछली बार मैं और स्पष्ट शब्दों में बोलूंगा आपको कि ये कह देते थे कि सेंटर में आप बैठे हो, दिल्ली में हमें हमारी जरूरत नहीं है। अब सेंटर में भी हमें, दिल्ली में भी हमें। आप माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो हम निश्चित करेंगे। उसको फॉलो के बाद जो हमारे अधिकार है, जो हमारी सरकार के अधिकार, हम जनता के हित में ही डिसीजन करेंगे। बिल्कुल वर्किंग कमेटी इसमें काम करेगी। कई चीज ऐसी निकल कर आती है। देखिए, गहनी बात थी,
मैं बैठा हूं बीजेपी का प्रवक्ता होकर भी तो जी सकती है। यूनिफॉर्म्स को लेकर या बुक्स वगैरह जो कंडीशन लगा रखी हैं कुछ प्राइवेट संस्थाओं ने, स्कूलों ने, हालांकि मेरे पास प्राइवेट स्कूल है लेकिन मैं अपने हिसाब से चलाता हूं, पर प्राइवेट स्कूल वालों की बुराई करता हूं। कभी मेरा आप वो भी चेक करके देखना कि ट्विटर पर भी बोल देता हूं और कभी कभार जो अपना टाइमलाइन वगैरह पर लिख देता हूं मैं कि कुछ तो लोगों को सोचना चाहिए कि शिक्षा भी एक ऐसा ही दान है जैसा मंदिर का होता है, जैसा भंडारे का होता है, उससे बड़ा महादान है। कुछ ना कुछ जो है जिनकी हालात अच्छी हैं वो थोड़ा सा पक्ष रख दिया करें कि कुछ ऐसे लोगों को सरकार कब तक किसके पीछे, अपना मन भी थोड़ा भारी रखिए कि आपकी लाइन है जो चीज है उनको भी ये सोचना चाहिए कि आपके हाथ जितना हो सकता है उतना दान के रूप में ही, अगर आप 10 बच्चे पढ़ा सकते हैं तो पढ़ा दीजिए, 8 पढ़ा दीजिए, 5 पढ़ा दीजिए, 2-4 पढ़ा दीजिए। लेकिन ये लालच जो है ना शिक्षा के प्रति, जहां स्वास्थ्य और शिक्षा खराब हो जाती है वहां देश का जो है ना ढांचा ही बिल्कुल मिट जाता। इसमें कोई गुरेज वाली बात नहीं है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल का बजट आप विश्लेषण करिए, हर चीज को अलग अलग करने का काम किया जिसमें स्वास्थ्य को लेकर बहुत गंभीरता दिखाई गई है। और उसी के बाद शिक्षा का बजट भी आप चेक करेंगे और शिक्षा के प्रति हम गंभीर इसलिए हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश से लेकर, जो कि उत्तर प्रदेश दुनिया का 5वें नंबर का अपने आप में आबादी वाला प्रदेश है, एक देश मानता हूं मैं, वहां बदलाव हुए हैं। दिल्ली में कुछ महीने मिले हैं अभी। आप देखिए एक साल के अंदर डिबेट करने के लिए विषय में नहीं मिलेगा विपक्ष को, इतना काम करने का मन है। चलिए अभी तो खैर ऐसा मत करिए कि डिबेट करने का टॉपिक ही ना मिले, ये तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। और खैर दिल्ली पर बोला मैंने, सारे देश के लिए नहीं बोला है दीपिका जी। ठीक है, दिल्ली पर, क्योंकि हमारा ये शो ही है, क्योंकि सवाल दिल्ली का है, तो ऐसा है अगर आप लोग कर देंगे तो ये सबके लिए, विपक्ष के लिए भी चिंता का विषय हो जाएगा। क्यों राहुल जी, आप भी ये मान रहे हैं क्या कि आने वाले समय में कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? जो प्रमुख जी हैं वो कह रहे हैं कि हम कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ेंगे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, कानून व्यवस्था, सब कुछ इतना अच्छा कर देंगे कि कोई मुद्दा ही नहीं मिलेगा। खैर ये तो अलग बात हुई, लेकिन मैं ये भी अंत में मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो सवाल आप उठा रहे थे मुख्य तौर पर स्कूलों की मनमानी की जब हम बात कर रहे हैं, फीस बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, या फिर वो तमाम चीजें जिससे मिडिल क्लास को सीधा सीधा नुकसान पहुंचता है, तो क्या अब तक आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया या अभी भी आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट करना चाहेंगे और सवाल पूछना चाहेंगे? दीपिका जी देखिए, प्रमुख जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की बात हम मानते हैं, तो प्रमुख जी ही आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयोग के संदर्भ में फैसला दिया था तो वो बात प्रमुख जी की पार्टी ने मानी थी कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली सर्विस एक्ट के संदर्भ में फैसला दिया था तो वो बात प्रमुख जी की पार्टी ने मानी थी कि नहीं। अभी प्रमुख जी दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा करते, उसकी तुलना बिहार और उत्तर प्रदेश से करते करते भूल गए कि 25 साल और 11-12 सालों से दोनों जगह पे इन्हीं की सरकार है और 11 साल में दिल्ली में भी लॉ एंड ऑर्डर इन्हीं के हवाले है। और इस लॉ एंड ऑर्डर का क्या इन्होंने धज्जिया उड़ाया है, ये आपको मैं एक डेटा देके और क्लियर कर देता हूं कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। दिल्ली के अंदर मर्डर के मामले 2025 में लगभग 500 से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। और बड़ी बड़ी पत्रिकाएं जो इंटरनेशनल मैगजीन है, फोर्ब्स पत्रिका, पर्यटन के, राहुल जी मेरे पास समय कम है इसलिए कम शब्दों में कंक्लूड कर दीजिए। अब मैं आपको कंक्लूड करते हुए बस एक बात कहना चाहता हूं, आप मंशा देखिए, मंशा साफ होती है तो एक्ट और प्रोविजन अपने आप साफ हो जाते हैं। अप्रैल में दिल्ली के अंदर बिल की बात हुई थी और इसको टाला गया, कैबिनेट में अप्रैल में दिल्ली में बिल आ गया था। उसके बाद एक आ गया कि हम विशेष सत्र बुला के और इसको तुरंत ला देते हैं। उसके 1 महीने बाद कहा गया कि अध्यादेश ला देते हैं और तब तक फीस जानबूझकर बढ़ा दी गई। अब आज ये कोई मानने को तैयार नहीं और कोई कहने को तैयार नहीं है कि बढ़ी हुई फीस कभी भी वापस होगी क्या। 15% पेरेंट्स का क्लॉज क्या कभी कम होगा क्या लीगल इम्यूनिटी जो दी गई है उसको वापस करेंगे क्या? जो अब मैं स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है, माफी के साथ रोकूंगी क्योंकि समय कम है, इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने अभी तो फिलहाल बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।